तो आज के जो हमारे करंट अफेयर्स हैं, इसके अंदर सबसे पहले जो हमारा करंट अफेयर है, वो है एयरलाइन स्लॉट्स एट द एयरपोर्ट। ठीक है, हमारे 10 अक्टूबर 2022 के करंट अफेयर्स। सबसे पहला करंट अफेयर, एयरलाइन स्लॉट्स एट द एयरपोर्ट्स। तो बेसिकली होता क्या है, देखो एयरलाइंस ऐसे नहीं काम करती कि रैंडमली कभी भी आप टेक ऑफ और लैंडिंग कर सकते हो। हर एयरपोर्ट के अपने खुद के स्लॉट्स होते हैं कि ये वाला लेट्स सपोज कोई भी एक स्लॉट लगा लो कि सुबह 10 AM का एक स्लॉट है, यानी कि इस टाइम पे आपकी एक फ्लाइट टेक ऑफ करेगी। तो हर दिन मतलब आपके डिपेंडिंग एयरपोर्ट कितना बड़ा है, वहां पे कितनी स्ट्रिप्स हैं टेक ऑफ और लैंडिंग की, उसके मुताबिक हमेशा डिपेंड करता होता है कि एक एयरपोर्ट के पास एक ड्यूरेशन में ऐसा नहीं होता कि 10 बजे आपके पास तीनों लेट्स सपोज 3 स्ट्रिप्स थी तो तीनों में एक साथ ही टेक ऑफ हो रहा होगा या लैंडिंग हो रही होगी। ठीक है, मतलब 10 से लेके 10:30 के बीच में लेट्स सपोज सिर्फ 2 स्लॉट्स अवेलेबल है। ठीक है, क्योंकि एयरपोर्ट को बीच में तैयारी करने का टाइम, अपना इमरजेंसी स्टाफ, वो सब कुछ तैयार करने का भी टाइम चाहिए होता है। तो स्लॉट्स एयरपोर्ट्स अपने हमेशा उस अकॉर्डिंग अवेलेबल करते हैं। तो होता क्या है कि देखो कई आपके ना बहुत ही प्राइम एयरपोर्ट्स हैं इंडिया के अंदर जो खासकर काफी ज्यादा यूज होते हैं, जैसे बैंगलोर एयरपोर्ट हो गया, मुंबई एयरपोर्ट हो गया, दिल्ली एयरपोर्ट हो गया। ये कुछ बहुत ही प्राइम एयरपोर्ट्स हैं। अब होता क्या है कि ये स्लॉट्स हमेशा एयरलाइंस को अलॉट किए जाते हैं कि ये वाली एयरलाइन इतने बजे टेक ऑफ कर सकती है। पर कई बारी एयरलाइंस के पास या तो एयरक्राफ्ट्स कम है, या पायलट्स कम है, या बुकिंग्स प्रॉपर से नहीं ली तो बुकिंग्स कम है। तो इसके कारण कई बार वो स्लॉट्स प्रॉपर यूटिलाइज नहीं करती जो आपकी एयरलाइंस होती हैं। पर एयरलाइंस के ना स्लॉट यूज करने से एयरपोर्ट्स का भी रेवेन्यू का नुकसान होता है। एयरपोर्ट्स का रेवेन्यू का नुकसान, एयरपोर्ट में अगर किसी ने फ्लाइट कैच करनी है, लेट्स सपोज 10 बजे कैच करनी है, अगर वो बंदा सुबह 8 बजे एयरपोर्ट पहुंच गया है, ठीक है, 2 घंटे जैसे रिकमेंड किया जाता है कई जगहों पे, इंटरनेशनल में 3 घंटे, तो अगर वो पर्सन वहां पे 2 घंटे पहले भी एयरपोर्ट पे है, वो वहां पे कुछ खाएगा पिएगा, उसके अलावा एयरलाइंस को लैंडिंग के और टेक ऑफ के चार्जेस पे करने पड़ते हैं, पार्किंग के चार्जेस पे करने पड़ते हैं। तो अगर उन्होंने अपना स्लॉट ही नहीं यूज किया तो एयरपोर्ट का ये जो सारा रेवेन्यू है जो उन्हें लैंडिंग या टेक ऑफ से मिलना था, और जितना टाइम उस पर्सन ने एयरपोर्ट के अंदर बिताना था, उसने कहीं से भी अगर कोई शॉपिंग की है, कुछ खाया पिया है, वो एयरपोर्ट का रेवेन्यू है। वो सारी चीजों से अगर उसका रेवेन्यू जनरेट होना था, वो सारा का सारा एयरपोर्ट्स का भी रेवेन्यू खत्म हो जाता है। तो सरकार करती क्या है कि देखो, अगर अब कंडीशन ये होती है किसी भी एयरलाइन को कोई भी अगर स्लॉट अलॉट किया गया है ना, उसे 1 साल, अभी के लिए जो प्रेजेंट कंडीशन है, 1 साल मिलता है। 1 साल में अगर उसने उस स्लॉट को 80% यूज किया है, तो वो अगले साल क्लेम कर सकता है कि देखो हमारा ये स्लॉट बहुत ही एक्टिव है, 80% हम यूज कर रहे हैं, तो हमें ये स्लॉट अलॉटेड रहने दो। अगर पर अगर उस एयरलाइन ने 80% से कम यूज किया है, तो कोई और एयरलाइन भी बिड कर सकती है कि देखो ये जो स्लॉट है ये एयरलाइन प्रॉपरली यूज नहीं कर रही है, ये हमें दे दो। तो इस तरीके से सरकार फिर वो स्लॉट्स को किसी और को भी अलॉट कर सकती है। जैसे कि यहाँ पे एक आपके एग्जाम्पल में बताया भी हुआ है कि आपकी एयर इंडिया ने जब अपना फोकस शिफ्ट किया था इंटरनेशनल फ्लाइट्स पे, वो ज्यादा फोकस करने लगे, उनके बहुत सारे डोमेस्टिक जो स्लॉट्स उन्हें ऑलरेडी अलॉटेड थे एयर इंडिया को, वो सारे खाली रहने लगे थे। तो आपकी इंडिगो और नहीं मिल रही है, तो इनके स्लॉट्स हमें दे दो। तो ऑब्वियसली अगर लॉन्ग टर्म में देखोगे, इंडिगो की डोमेस्टिक फ्लाइट्स में सबसे बड़ी अब आपकी शेयर सबसे बड़ा है, सबसे ज्यादा फ्लाइट्स डोमेस्टिक में इंडिगो उड़ाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी यूटिलाइजेशन ऑफ स्लॉट्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि सिर्फ वो एयरलाइन के लिए जरूरी नहीं है रेवेन्यू कमाने के लिए, इवन आपके जो एयरपोर्ट्स हैं वो उस टाइम पे ही रेवेन्यू कमाते हैं कस्टमर्स से भी। ठीक है और ऑब्वियसली एयरलाइन से तो वो चार्ज करते ही करते हैं लैंडिंग और टेक ऑफ का, प्लस जितने भी मील्स इवन आपके जो एयरलाइंस खरीदेगी,
ताकि वो अपने पैसेंजर्स को सर्व कर सके वो सब कुछ। इसके अलावा जो टैक्सी चार्जेस होते हैं, ठीक है, टैक्सी चार्जेस का मतलब होता है जो आपके पहले आपके एयरप्लेन को टैक्सी किया जाता है, उसे आगे से टो करके उसे उसकी मेन जगह पे लेके जाया जाता है जहां से उसके बाद उसने टेक ऑफ करना है। तो ये सारे चार्जेस पे करने पड़ते हैं, वो एक एयरपोर्ट के सारे लॉस हो जाते हैं अगर वो स्लॉट ही नहीं ऑपरेट करते, एयरलाइंस अगर स्लॉट नहीं ऑपरेट करती, ठीक है। अब सरकार ने इसके रूल्स चेंज करने बारे सोच रही है। अब करंट अफेयर पे आते हैं, आज का करंट अफेयर क्या है। सरकार इसके रूल्स चेंज करने बारे सोच रही है। क्या रूल्स करने बारे सोच रही है? देखो, अभी 1 साल बाद जाके रिव्यू होता है कि आपका स्लॉट किसी के पास रहने दें या ना रहने दें। सरकार सोच रही है इस टाइम को रिड्यूस करके 2 महीने कर दिया जाए, ठीक है। हर 2 महीने बाद स्लॉट्स रिव्यू करें, जो एयरलाइन नहीं यूज कर रही है उसका स्लॉट किसी और को अलॉट कर दें, ठीक है। पर अभी ये सिर्फ एक विचार है, अभी ये फाइनलाइजेशन नहीं हुई है। जब फाइनल होगा तब एक बार दोबारा से करंट अफेयर आएगा। पर अभी के लिए याद रखो 1 साल, ये वाला पार्ट तो तब भी आपके कभी भी पेपर में आ सकता है कि 1 साल 80% यूटिलाइजेशन, ये सब कुछ चेक किया जाता है, ठीक है। अभी 1 साल बाद चेक होता है। क्लियर है। सेकेंड करंट अफेयर, ओवर द वीकेंड आपने ये चीज सुनी होगी, जो आपके रशिया का ब्रिज था। देखो ये टेरिटरी है, ये सारा रशिया है। रशिया ने 2014 में आपके यूक्रेन का जो ये नीचे वाला हिस्सा है, इसे क्रेमियन पेनिनसुला कहते हैं, ये सारे एरिया पे रशिया ने कब्जा कर लिया था ऑफिशियली। सारे एरिया पे रशिया ने कब्जा कर लिया था। क्रीमिया कहते हैं इसे, क्रीमिया के पूरे पेनिनसुला, पेनिनसुला मतलब 3 साइड पे पानी है, इस साइड पे, इस साइड पे, इस साइड पे, 3 साइड पे पानी है। तो क्रीमियन पेनिनसुला पे कब्जा कर लिया था रशिया ने, इसे अपना हिस्सा बना लिया था। इसे हिस्सा बनाने के बाद देखो रशिया का कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं था क्रीमिया से, ठीक है, क्योंकि ऊपर से अगर इसके ऊपर जाओगे, ये जो बाउंड्री थी ये तो आपकी यूक्रेन की बाउंड्री थी, ठीक है। तो यहां से आपके रशिया का वैसे ही पहुंचना मुश्किल था, अगर क्लेम करना है तो वहां पे सामान भी तो पहुंचाना पड़ेगा। तो रशिया ने क्या किया था, यूरोप का सबसे बड़ा ब्रिज बनाया और इन एरियाज को आपस में कनेक्ट कर दिया, ठीक है। इस साइड से ये रशिया का इलाका और इस साइड से क्रीमिया का इलाका, इन दोनों के बीच में ब्रिज बनाया था। ओवर द वीकेंड आपने अगर सुना हो, इस यहाँ पे ये जो ब्रिज था, इस ब्रिज के ऊपर बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है, ठीक है। तो अभी तक किसने प्रॉपर जिम्मेदारी क्लेम नहीं की है कि एक्चुअली क्या यूक्रेनियंस ने किया है या किसने किया है, क्योंकि यूक्रेन भी इसकी जिम्मेदारी नहीं ले रहा, ठीक है। अब इस पूरे एरिया की देखो कभी भी ज्योग्राफी के क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि ये एरिया बहुत ही एक्टिव है आजकल वॉरफेयर में, ठीक है। जैसे खारसान में सेम, यहाँ पे भी आपके यूक्रेन एडवांसेस कर रहा है, इस शहर के ऊपर भी कब्जा यूक्रेन का है, उसके ऊपर बना हुआ है, ठीक है। उसके बाद ये क्रीमियन पेनिनसुला को देखोगे, एक साइड पे इस पे कार्कनेट बे है, एक साइड पे ब्लैक सी पड़ता है ऑब्वियसली, इस साइड पे सी ऑफ एजोव है, और ये बीच में सी ऑफ एजोव और ब्लैक सी जिसके ऊपर ये ब्रिज बना है वो है आपका कर्च स्ट्रेट। ये हमेशा क्वेश्चन आ सकता है पेपर में, खासकर अब जब बॉम्ब ब्लास्ट हो गया है, कि जो रशिया ने ब्रिज बनाया था क्रीमिया से कनेक्ट करने के लिए, वो कौन सी चीज के ऊपर से पास करता है, वो कर्च स्ट्रेट के ऊपर से पास करता है। देखो स्ट्रेट क्या होते हैं, स्ट्रेट एक नैरो चैनल होता है वाटर बॉडी का, जो दो बड़ी वाटर बॉडीज को कनेक्ट करता है। अगर ये देखो, देखो ये भी बड़ी वाटर बॉडी है, ये नैरो चैनल बीच में, और ये भी इस साइड में बड़ी वाटर बॉडी होगी। स्ट्रेट वर्ड का मतलब होता है जो छोटा सा पानी का एरिया होता है, जो दो बड़ी पानी की बॉडीज को आपस में कनेक्ट करता है। तो यहाँ पे इसके ऊपर, यहाँ पे आपके रशिया ने ब्रिज बनाया और इसे कनेक्ट किया है, ठीक है, और इसके ऊपर ही अभी ब्लास्ट हुआ है। तो इस चीज को याद रखना, पेपर में कभी भी आंसर करना हो। इसके अलावा जो बाकी सारी चीजें हैं यहाँ पे, ये जो यूक्रेन के जो कुछ शहर यहाँ पे ये सारे लिखे हुए हैं, ठीक है। इन सब के बारे भी यहाँ पे रीड कर लेना, ठीक है। रेजरवायर, खखोवाक रेजरवायर, ठीक है। सवास लगून आपके यहाँ पे पड़ता है। तो ये सारे के सारे आपकी चीजें स्टडी कर लेना, ये आपके ऐसे क्वेश्चंस प्रीलिम्स में अक्सर बन जाते हैं,
तो छोटी छोटी डिटेल इस मैप के अंदर से सारे बेस और सब कुछ एक बारी स्टडी कर लेना, रिवर्स बेस ये सब कुछ। ठीक है। थर्ड करंट अफेयर जो है आपका वो है FATF ग्रे लिस्ट के बाद टास्क फोर्स। फाइनेंशियल एक्शन, पहले करंट अफेयर से पहले फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के बारे में बता दूं। देखो ये 1989 में बनाई गई थी। G7 ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज जो है, जिसमें आपकी सारी डेवलप्ड कंट्रीज हैं, इन सब ने मिलकर ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी ताकि दुनिया में मनी लॉन्ड्रिंग को कंट्रोल किया जा सके। जो आपके ब्लैक का पैसा है, एक देश से दूसरे देश बिना टैक्सेस भरे शिफ्ट कर दी जाती है, ये सारी चीजों के ऊपर कंट्रोल किया जा सके। बाद में 2001 में 9/11 जब हुआ, उसके बाद टेररिज्म फाइनेंसिंग, जो देश टेररिज्म की फाइनेंसिंग भी कर रहे हैं, उन्हें भी, उन देशों के ऊपर भी कंट्रोल करने के लिए इसका मतलब स्कोप बढ़ा दिया गया फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का। ठीक है। देखो इसे बनाया ओरिजिनली G7 ने था, पर प्रेजेंटली इसके अंदर 38 मेंबर्स हैं इसके, जिसमें से एक मेंबर आपका इंडिया भी है। ठीक है, टोटल आपके 38 मेंबर्स हैं अब इसके अंदर, जिसमें से एक मेंबर इंडिया भी है। अब फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स करती क्या है, देखो हर कंट्री किस तरीके से पैसे को पैसे का इनफ्लो और आउटफ्लो मॉनिटर कैसे करती है, रिकॉर्ड कीपिंग कैसे करते हैं, हम हमारे लॉस कैसे हैं इनसे डील करने के लिए, ये सारी चीजों के बारे एक तरह से अपने खुद का ब्रॉड फ्रेमवर्क बना के रखती है। अगर कोई भी कंट्री उन सारे फ्रेमवर्क के ऊपर नहीं ठीक से काम कर रही, FATF क्या करती है, देखो FATF के पास पावर है, ये कंट्रीज को मैक्सिमम ब्लैक लिस्ट कर सकती है। ब्लैक लिस्ट करने से क्या होगा, देखो जिस भी कंट्री को ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है, उस कंट्री के अंदर आपकी जो FDI होती है वो सारी रोक दी जाती है। ठीक है, हर ट्रांजैक्शन जो जितना पैसा उस देश से बाहर आ रहा है, हर पैसे को मॉनिटर किया जाता है। जिसके कारण क्या होता है कि देखो जब इतना ज्यादा रिस्ट्रिक्शन हो जाती है ना, कि आपके देश के अंदर आने वाला पैसा आपके देश के आने से पहले ही मॉनिटर करने लग गया कोई, तो जैसे इन्वेस्टर्स भाग जाएंगे, कंपनीज भाग जाएंगी, क्योंकि कोई आपके देश में पैसे नहीं लगाना चाहेगा, क्योंकि पैसा आपके देश के अंदर आने में ही बहुत महीने लग जाते हैं। ठीक है, तो हर पैसे के ऊपर चेक, सब कुछ, कंट्री के अंदर ओवरऑल इन्वेस्टमेंट ही खत्म हो जाती है। तो ये तब होता है जब ब्लैक लिस्ट हो जाए, बिल्कुल ही पैसा बंद कर दिया जाता है उस देश में से, एक तरीके से सारी इन्वेस्टमेंट बंद कर दी जाती है। ठीक है, ताकि उस देश को मजबूर किया जा सके कि वो अपने सही रास्ते पे आ जाए और सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस मानने लग जाए। देखो इससे पहले ना एक, फिर मतलब पहले सिर्फ ब्लैक लिस्ट एग्जिस्ट करती थी, बाद में एक वार्निंग लिस्ट भी बना दी गई। ऐसी कंट्रीज जो खतरे में है, जिन्हें कभी भी ब्लैक लिस्ट किया जा सकता है, पर उन्हें एक तरह से वार्निंग दी जा रही है कि अगर तुम सारा सिस्टम ठीक कर लोगे तो तुम्हें नहीं करेंगे ब्लैक लिस्ट, नहीं तो कर देंगे। तो ऐसी कंट्रीज जो वार्निंग लिस्ट है, इसे नाम दिया गया ग्रे लिस्ट। ग्रे लिस्ट के अंदर भी सारे पैसे के ऊपर चेक रखने लग जाते हैं वो। ठीक है, जिसके कारण बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन शुरू हो जाती हैं। जैसे आपका पाकिस्तान जो है हमारा नेबरिंग कंट्री, वो भी ग्रे लिस्ट के ऊपर है। इसी कारण पाकिस्तान में इससे फाइनेंशियल क्राइसिस बढ़ता जा रहा है, पर पाकिस्तान को इंटरनेशनली लोन अरेंज करने बहुत मुश्किल होते जा रहे हैं, क्योंकि हर लोन के लिए उन्हें FATF से क्लियरेंस भी चाहिए। FATF से क्लियरेंस आसानी से आती नहीं, क्योंकि उनका अपना सिस्टम इतना उलझा पड़ा है। इसी कारण पाकिस्तान के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है पिछले 3-4 सालों से, कि वो अपना इस सिस्टम को सुधार सके। ठीक है, तो वो कोशिश कर रहे हैं वो भी कि वो अपने आप को इस लिस्ट से हटा सके, पर एक साइड से इंडिया ने प्रेशर बना के रखा हुआ है कि इन्हें ब्लैक लिस्ट करना है, और एक साइड से वो लगे हुए हैं कि हम बैंक करप्ट हो जाएंगे, प्लीज हमें इस लिस्ट से बाहर आने दो। तो आज जो हमारा करंट अफेयर था वो है आपके सेंट्रल अफ्रीका की कंट्री डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के बारे, DRC। अफ्रीका का मैप देखोगे, अफ्रीका के बिल्कुल सेंटर में लैंडलॉक्ड कंट्री है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। इस कंट्री को आपके इस कंट्री को आपके मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिज्म के फाइनेंसिंग दोनों की प्रॉब्लम्स के चलते हुए ग्रे लिस्ट किया गया है अभी,
अभी ब्लैक लिस्ट नहीं किया, ठीक है। तो अभी वो वार्निंग में है। अगर कॉन्गो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो अपने आप को इम्प्रूव कर लेगा तो उसे इस लिस्ट से हटा दिया जाएगा, नहीं तो वो ब्लैक लिस्ट भी किया जा सकता है। आज तक अभी तक ब्लैक लिस्टेड कंट्री सिर्फ दो हैं, ईरान और नॉर्थ कोरिया। ग्रे लिस्ट में बहुत सारी कंट्रीज हैं, अल्बानिया, बारबाडोस, बुर्किना फासो, कंबोडिया, केमन आइलैंड्स, जमाइका, जॉर्डन। केमन आइलैंड्स अगर आपने सुना हो, ये तो बहुत बड़ा मनी लॉन्ड्रिंग सेंटर है। पनामा भी अगर आपने सुना हो, यहाँ पे बहुत मनी लॉन्ड्रिंग होती है। जितना ब्लैक का पैसा है, बहुत सारे लोगों का पैसा इन्हीं कंट्रीज में घूम रहा है। फिलीपींस, सेनेगल, साउथ सुडान, ठीक है, पाकिस्तान, निकारागुआ, फिर आपका म्यांमार के अंदर भी, क्योंकि गवर्नमेंट आम लोगों को इस टाइम टेरराइज कर रही है, वहां पे मिलिट्री डिक्टेटरशिप चल रही है, इस कारण म्यांमार भी ग्रे लिस्ट पे है, क्योंकि वो भी अपना पैसा टेररिज्म, लोगों को, टेररिज्म की अपने में डेफिनेशन यही है कि लोगों में डर पैदा करना। तो वहां की अपनी गवर्नमेंट ही डर पैदा कर रही है, तो इस कारण म्यांमार भी इस लिस्ट पे है। मोरक्को, माली, माल्टा, हेती, सूडान, सीरिया, टर्की, युगांडा, यमन, जिम्बाब्वे, ये सबके आपको नाम याद रखता है। और लेटेस्ट एडिशन इस पूरी लिस्ट में आपकी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो होगी, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका करंट अफेयर है, इंडिया का फर्स्ट सोलर पावर्ड विलेज मुधेड़ा, जो आपके गुजरात में पड़ता है, मेहसाना डिस्ट्रिक्ट में, उसे इंडिया का फर्स्ट सोलर पावर्ड विलेज डिक्लेयर किया है। आपके प्राइम मिनिस्टर वहां पे थे। ऑब्वियसली इलेक्शन आने वाले हैं, तो रैलीज बढ़ने वाली हैं गुजरात में, हिमाचल में, ये सारी स्टेट्स में अभी इलेक्शन होने वाले हैं। तो वहां पे उन्होंने मुधेड़ा का मॉडल डिस्क्राइब किया। मुधेड़ा के अंदर जो है, वहां पे ग्राउंड माउंटेड सोलर पावर प्लांट्स भी लगाए गए हैं, और 1300 रूफटॉप सोलर सिस्टम भी लगाए गए हैं 1 किलोवाट कैपेसिटी के, जिससे ये माना जा रहा है कि घरों का बिल जो है, जो इस टाइम इलेक्ट्रिसिटी आपके वहां पे मुधेड़ा में यूज होती है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही ऑफ ग्रिड हो जाएंगे, सरकार को एडिशनल कोई बिजली यूज नहीं करनी पड़ेगी, पर 60 to 100%, कई घरों की 100% जरूरत भी पूरी हो जाएगी, और कईयों की 60% तक जो बिजली की रिक्वायरमेंट है वो वहीं विलेज के अपने खुद के सोलर पैनल से पूरी हो जाएगी। अलग से जो हम बिजली सप्लाई करते हैं लाइंस के थ्रू, वो नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये था आपका आज के करंट अफेयर्स। किसी में कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो।